सो हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं सीओपीडी के बारे में। तो सीओपीडी क्या है? सीओपीडी इज एन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सो इट्स अ लंग डिसीज जो है ना डिफिकल्टी करता है इन ब्रीथिंग में। सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसीज दैट इज कैरेक्टराइज बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज, लिमिटेड एयर फ्लो एंड म्यूकस। सो ये क्या करता है? डैमेज करता है बोथ एयरवेज को एंड लंग टिश्यू को और मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, मतलब ब्रीथिंग इश्यूज आएंगे हमें। जिन पेशेंट को सीओपीडी है तो उनको में है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फिजिमा हो सकता है, या दोनों कंडीशन भी हो सकती है, बट इसका कोई क्योर नहीं है। ड्रग्स को पढ़ने के पहले हम समझेंगे कि सीओपीडी कैसे होता है और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इटियोलॉजी क्या हो सकती है सीओपीडी की? तो स्मोकिंग, एयर पॉल्यूटेंट्स, जेनेटिक्स हो सकता है, केमिकल एक्सपोजर हो सकता है, एज प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, चाइल्डहुड, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, देन बायोमास फ्यूल स्मोक एक्सपोजर या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकता है। जैसे हमने देखा कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है सीओपीडी के, कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस या ऑनगोइंग कफ की वजह से हो सकता है। तो जैसे ही सीओपीडी के सिम्टम्स वर्सन होते हैं वैसे ब्रीथिंग रिक्वायर्स मच मोर एनर्जी। उससे क्या होगा? हार्डर टू एक्सरसाइज, मतलब जिस पेशेंट को सीओपीडी है तो वो है ना ज़्यादा एक्सरसाइज में नहीं कर पाएंगे, या फिर जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ होगी उसमें भी बहुत डिफिकल्टीज होंगे। उससे क्या होगा? दैट लीड टू फटीग, या फिर वेट लॉस हो सकता है, या फिर मसल लॉस हो सकता है। अब पैथोलॉजी समझते हैं। तो मतलब देखो, सीओपीडी क्या? एक प्राइमरली कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट्स, जैसे कि कौन से इरिटेंट? जैसे सिगरेट स्मोक की वजह से हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि इम्बैलेंस ऑफ प्रोटीज एंड एंटी प्रोटीज। इसमें क्या होता है? दिस इन्फ्लामेशन लीड्स टू इम्बैलेंस ऑफ प्रोटीज एंड एंटी प्रोटीज। प्रोटीज में क्या होता है? एंजाइम जो ब्रेक डाउन करती है हमारे टिश्यू को, और एंटी प्रोटीज इसका ऑपोजिट हो गया। तो इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि हमारे जो लंग टिश्यू है ना वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? एम्फिजेमा। और दूसरा क्या होगा कि जो हमारी जो एयरवेज है ना वो थिक हो जाएगी और नैरो हो जाएगी, तो उससे हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। देखो, एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ लंग्स ड्यू टू टॉक्सिक गैसेस की वजह से। मतलब जैसे मैंने एटियोलॉजी में बताया था कि एयर पोल्यूटेंट्स हो गया, स्मोकिंग हो गया, तो ये सर टॉक्सिक गैसेस है। तो उसकी वजह से क्या होगा? एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा टूवर्ड्स लंग्स की। तो फिर क्या होगा? रिस्पॉन्स अकर इन एयरवेज, पेरेन्काइमा एंड पल्मोनरी वेस्कुलेटरीज। तो ये जो एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा तो ये कहाँ पे होगा? एयरवेज में, पेरेन्काइमा एंड पल्मोनरी वेस्कुलेटरीज में। फिर क्या होगा? जो हमारे एयरवेज है ना वो नैरो हो जाएंगे और पेरेन्काइमा का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने समझाया था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग टिश्यू को हम एम्फिजेमा बोलते हैं, तो मतलब यही हुआ डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, जिससे क्या होगा? एम्फिजेमा होगा। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पेरेन्काइमा लीड्स टू इम्बैलेंस ऑफ प्रोटीज एंड एंटी प्रोटीज। मतलब जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि इम्बैलेंस होगा प्रोटीज एंड एंटी प्रोटीज के बीच में, उसकी वजह से क्या होगा? एम्फिजेमा होगा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। प्रोटीनेज इनहिबिट्स प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन प्रोसेस। मतलब जो प्रोटीनेज इनहिबिटर हम लेंगे उससे क्या होगा कि जो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है ना उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि पल्मोनरी वेस्कुलर चेंजेस आएंगे। जैसे हमारा जो इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटीज एंड एंटी प्रोटीज के बीच में जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी वेस्कुलर चेंजेस आएंगे, जैसे कि थिकनिंग ऑफ वेसल्स, कोलाजन डिपॉजिट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिलरी बेड। उससे क्या होगा कि जो म्यूकस है ना उसका क्या होगा? हाइपर सिक्रेशन होगा। और फिर क्या होगा कि क्रोनिक कफ होगा और स्पुटम प्रोडक्शन होगा, जिससे क्या होगा? ब्रीथिंग इश्यूज आएंगे। और इसको हम बोल सकते हैं, अगर क्रोनिक कफ रहेगा और स्पुटम प्रोडक्शन होता रहेगा तो हम उसको इन द एंड बोलेंगे कि ये पेशेंट को सीओपीडी है। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती है? सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड स्मोकिंग सेसेशन। फिर ब्रोंकोडायलेटर्स ले सकते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। फिर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन एंड ऑक्सीजन एंड सर्जरी भी हम करवा सकते हैं। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि सीओपीडी कैसे होगा, तो पहला रीज़न था कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा टू द इरिटेंट्स। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि इम्बैलेंस ऑफ प्रोटीज एंड एंटी प्रोटीज। फिर थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब कि जो इनहेल इरिटेंट्स है जैसे कि फ्रॉम सिगरेट स्मोक, फिर उससे क्या होगा कि एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा किसका? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसको हम ROS भी बोलेंगे। तो ये क्या है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो क्या करेगा? डैमेज करेगा डीएनए। किसको डैमेज करेगा? डीएनए को। लिपिड्स को डैमेज कर सकता है। फिर किसको डैमेज करेगा? प्रोटीन को डैमेज कर सकता है। एंड उससे क्या होगा? प्रमोट करेगा, किसको प्रमोट करेगा? इन्फ्लामेशन को। किसको करेगा? इन्फ्लामेशन को प्रमोट करेगा। फिर एक और रीज़न हो सकता है एयरवे का रीमॉडलिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा किसकी वजह से?
फिर एक और रीज़न हो सकता है कि एयरवे रीमॉडलिंग। इसमें क्या होता है कि जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा ना, उससे क्या होगा कि जो हमारे एयरवेज है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे कि थिकनेस ऑफ ब्रोंकियल वॉल्स, जो हमारे ब्रोंकियल वॉल है उसकी थिकनिंग हो जाएगी और इंक्रीज़ करेगा हमारा म्यूकस प्रोडक्शन एंड फिब्रियोसिस। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे एयरवे है ना वो नैरो हो सकते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, मतलब इंसर्ट मतलब कुछ भी होगा ना तो उससे क्या होगा कि हमारे जो ब्रीथिंग इश्यूज़ आएंगे। और एक और रीज़न हो सकता है जिसमें आता है लॉस ऑफ लंग इलास्टिसिटी, मतलब जो हमारे लंग की इलास्टिसिटी है वो भी लॉस हो सकती है। तो अब पढ़ते हैं हम ड्रग्स के बारे में। तो गाइस अब देखो, पहला है ब्रोंकोडायलेटर। सो ब्रोंको मीन्स ब्रोंकस, डायलेटर मतलब डायलेशन करेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये मेडिकेशन दैट रिलैक्स द मसल दैट रैप अराउंड ब्रीथिंग ट्यूब, मतलब जो हमारे ब्रीथिंग ट्यूब है उसके आजू बाजू ये मेडिकेशन रैप हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो मसल्स में रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होगा और अलाउिंग द ट्यूब्स टू बिकेम लार्जर। मतलब जो हमारे COPD में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो हमारी जो ट्यूब्स थी ना वो नैरो हो रही थी, तो उससे क्या ब्रीथिंग इश्यूज आ रहे थे। बट ये जो ब्रोंकोडायलेटर है वो क्या करेगा, हमारे ट्यूब्स को है ना एकदम लार्ज कर देगा और ईजियर टू ब्रीथ, मतलब इजीली हम ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ ब्रोंकोलेटर्स कौन कौन से हैं। पहला है बीटा टू अगोनिस्ट, फिर है एंटीकोलिनर्जिक एंड थर्ड है थियोफिलिन। तो अब पहला पढ़ते हैं बीटा टू अगोनिस्ट। सो इनहेल बीटा टू अगोनिस्ट कैन बी फास्ट एक्टिंग और स्लो एक्टिंग, मतलब हम इनहेलेशन थ्रू ही लेंगे बीटा टू अगोनिस्ट को तो उससे दो एक्शन प्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो फास्ट हो सकती है या फिर स्लो हो सकती है। तो अब कौन सी ड्रग फास्ट एक्टिंग होगी और कौन सी स्लो एक्टिंग होगी वो हम अभी पढ़ते हैं। तो देखो एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग, जैसे हमने पहले पढ़ा कि हम इनहेलेशन के थ्रू बीटा टू अगोनिस्ट को लेंगे तो उससे क्या होगा, लॉन्ग एक्टिंग मिल सकती है या शॉर्ट एक्टिंग मिल सकती है। तो लॉन्ग एक्टिंग में कौन से ड्रग आते हैं, साल्मेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल, विलेंटेरॉल एंड इंडिकाटेरॉल। ये सारे कौन से ड्रग हैं, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग हैं। फिर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग कौन से हो सकते हैं, अल्बुटेरॉल, लेवल ब्यूटारॉल एंड साल्ब्यूटेमॉल एंड टर्ब्यूटालिन। तो ये सारे कौन से ड्रग हैं, अल्ब्यूटेरॉल, लेवल ब्यूटेरॉल, साल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटालिन। तो ये सारे ड्रग्स कौन से हैं, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। तो इनके अब साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं कुछ, जैसे कि फास्ट हार्ट बीट हो सकती है, ट्रिमर्स हो सकते हैं, क्रैम्पिंग हो सकती है ऑफ हैंड्स की, लेग्स की एंड फीट की, और एंग्जाइटी एंड लैक ऑफ स्लीप। तो आप ये सब साइड इफ़ेक्ट लिख सकते हो। फिर है सेकेंड ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक। सो अब पढ़ते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो ये क्या है, इनहेल्ड मेडिसिन है। फिर दे हैव स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन देन बीटा टू अगोनिस्ट, मतलब इनकी जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो स्लोअर है, किससे, बीटा टू अगोनिस्ट से। एंड देयरफॉर दे शुड नेवर बी यूज्ड फॉर क्विक रिलीफ। अगर पेशेंट को क्विक रिलीफ चाहिए तो हम एंटीकोलिनर्जिक को प्रीफर नहीं करेंगे, हम पहले किसको प्रीफर करेंगे, बीटा टू अगोनिस्ट को हम पहले प्रीफर करेंगे। क्यों करें, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक की ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लोअर है रेदर देन बीटा टू अगोनिस्ट की। सो दे कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग एक्टिंग हो सकते हैं, लाइक बीटा टू अगोनिस्ट ड्रग के जैसे। तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग वर्क इन अबाउट 15 मिनट्स, मतलब जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होगी ना वो 15 मिनट्स में वर्क कर देगी, जो लास्ट करती है अप टू 6 to 8 आवर्स तक। तो यूजुअली हम दिन में 4 बार लेंगे, कितनी बार लेंगे, 4 बार। और जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है वो अबाउट 20 मिनट्स टाइम लेती है टू बिगेन वर्किंग, मतलब अगर इसको चालू करना है अपनी प्रोसेस तो इट विल टेक अबाउट 20 मिनट्स। और ये कब तक लास्ट करेगी, 12 आवर्स तक या फिर 24 आवर्स तक भी वर्क कर सकती है। तो इनमें फ़र्क क्या है, टाइम का फ़र्क, ये 6 to 8 आवर्स तक रहेगी और ये 12 to 24 आवर्स तक लास्ट कर सकती है। और इनकी वर्क का प्रोसेस चालू होने के भी टाइम थोड़ी अलग है, 15 मिनट्स और ये 20 मिनट्स ले सकता है। तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ड्राई माउथ हो सकता है, डिफ़िकल्टी पासिंग यूरिन। सो अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको पहले से फुल फॉर्म लिख सकते हैं, फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं कि COPD क्या है, और फिर आप इसको साइन एंड सिम्टम समझा के आप इसको ट्रीटमेंट और ड्रग समझा सकते हो। और आप ऐसे अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आप इसको डायग्राम के साथ भी समझा सकते हो। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैं ऐसे ही आपके लिए सारे टॉपिक्स लाती रहूँगी फार्माकोलॉजी के।